हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप हम जो वीडियोस आपको भेज रहे हैं आप उनको घर पर देख रहे होंगे, उनको क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल तो आना हो नहीं पा रहा है। बट आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को जो वीडियोस भेज रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए, क्योंकि सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वीडियोज़ जो आपको भेजे जा रहे हैं आप उनको प्लीज़ देखिए। अब आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि अभी एक जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल वाला ले लिया हमने, तो अब वापस मैं स्विच कर रही हूँ वापस थ्योरेटिकल वाले चैप्टर के ऊपर। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इस वजह से बीच में मैं इसको लेकर आ रही हूँ। और एक राहुल साहू ने जरूर कहा था मेरे को बायोमॉलिक्यूल्स के लिए, तो राहुल लेटर ऑन हम उसको भी ले लेंगे बायोमॉलिक्यूल्स को। पहले हम ये चैप्टर ले लेते हैं, वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है सरफेस केमिस्ट्री। अब इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिएक्शंस वगैरह हैं जो भी होंगी वो कहाँ होंगी, सरफेस के ऊपर होंगी, क्योंकि नाम क्या है इसका, सरफेस केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम वो सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कहाँ होती हैं, सरफेस के ऊपर होती हैं। अब इसके अंदर जो टर्म्स यहाँ पर जो बार बार पूरे चैप्टर के अंदर आपके काम आएगी वो है यहाँ पर एडजॉर्प्शन। ये जो टर्म है इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये सुना सुना लग रहा है, तो सुना हुआ जो टर्म है वो है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमने एब्जॉर्ब, ये जो टर्म है एब्जॉर्प्शन, ये आपने बहुत बार सुन रखा है। बट 12th के अंदर जो हमको पढ़ना है दैट इज एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों बहुत सुनने में सेम लगता है, बट सरफेस केमिस्ट्री से जो रिलेटेड जो टर्म होगी वो होगी एडजॉर्प्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा वैसे। तो मैं आपको इस तरीके से एक, जैसे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अब यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर जाकर एक्यूमुलेट अगर हो रहे हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, वहां पर एडजॉर्प्शन है वो कहेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो वो सब्सटेंस जिसके सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है, और दूसरा सब्सटेंस जो सरफेस पर आकर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इन दोनों के बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें हैं वो क्या है। तो जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो तो कहलाएगा वहां पर एडजॉर्बेट। जो सब्सटेंस सरफेस के ऊपर जाकर एक्यूमुलेट होता है वो कहलाएगा एडजॉर्बेट, और जिसकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। ठीक है, वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। तो ये दो टर्म्स हैं, ये हमको बार बार सुनने को भी मिलेंगे, ये तो सुनने को मिलेगा ही, तो इनसे भी आपको फैमिलियर है वो हो जाना चाहिए कि एडजॉर्बेंट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है। तो जो सरफेस है, भाई सरफेस है, सरफेस को हम बैंड वैंड कर सकते हैं ना, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सरफेस जिसकी होगी वो एडजॉर्बेंट हो गया, और जो सरफेस के ऊपर जाकर वहां पर स्टिक हो रहा है, रिटेन हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, वो क्या हो गया, वहां पर एडजॉर्बेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा हैंड है, अब यहाँ पर ये चौक आकर यहाँ पर रिटेन हो गई, या चौक के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर आ गए, सरफेस के ऊपर आ गए, जैसे व्हाइट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जो चौक है उसको हमने क्या माना, जो सरफेस के ऊपर आकर रिटेन हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये तो कहलाएगा एडजॉर्बेट। और ये जो सरफेस है ये कहलाएगा, आप जैसे इसको बैंड भी कर सकते हो, तो बैंड करने से आप बैंड है वो ध्यान रख सकते हो, तो ये कहलाएगा एडजॉर्बेंट। अब इसको अगर मेरे को डिफाइन करना है, हाउ कैन वी डिफाइन एडजॉर्प्शन, तो वहां पर आप एडजॉर्प्शन की डिफाइन के अंदर क्या बता सकते हो, द प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस को तो बताना ही पड़ेगा हमको, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिटेन और एक्यूमुलेट ओनली एट द सरफेस, देन द प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। मतलब कहने का मतलब है कि वह प्रक्रिया या वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं, सरफेस के ऊपर अगर आकर इकट्ठे होते हैं, तो उस जो प्रोसेस है या उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वहां पर एडजॉर्प्शन है वो कहेंगे। और इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बताए, एक तो एडजॉर्बेंट और दूसरा क्या बताया, एडजॉर्बेट। अब इसका छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे अभी जैसे आप लोग इंक वगैरह का पेन है कभी काम में लेते हो, तो क्या होता है कि कभी कॉपी में अगर हम लिख रहे हो और कॉपी के ऊपर इंक है वो बहुत सारी गिर गई, तो हम क्या करते हैं, उस चौक से थोड़ा सा इसको उसके ऊपर मिक्स कर देते, उसके ऊपर थोड़ा चला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि चौक है वो बाहर से तो आपको ब्लू है वो नजर आती है,
बट उसी चॉक को आप ब्रेक करके देखना, अंदर से वो क्या होगी, व्हाइट ही होगी। इसका मतलब वो डाई के पार्टिकल, इंक के पार्टिकल कहाँ गए, वो सिर्फ सरफेस तक आकर ही क्या हो गए, रुक गए, वो अंदर तक पेनिट्रेट उन्होंने नहीं किया। तो जो सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस तक रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं वहां पर, वो प्रोसेस क्या कहलाता है वहां पर, एडजॉर्प्शन कहलाता है। इसी का एक और एग्जांपल है, क्योंकि आप लोगों ने सुन तो रखा है, देख भी रखा है, पर हमें पता नहीं कि वो क्या चीज है। आप लोग मार्केट से काफी बार जो वाटर बॉटल्स है वो खरीद के लेकर आते हो, शूज वगैरह खरीद के लेकर आते हो, तो बहुत सारे आइटम्स जब हम ऐसे मार्केट से जब लेकर आते हैं तो मैक्सिमम चीजों के अंदर आपको, चाहे वो शूज लेकर आ रहे हो, चाहे वाटर बॉटल लेकर आ रहे हो, चाहे वहां पर कैस्ट्रोल वगैरह कुछ भी खरीद के लेकर आते हो यूटेंसिल वगैरह के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि छोटा सा एक पैकेट रहता है, उसके ऊपर सिलिका जेल लिखा रहता है। तो वो क्यों डालते हैं उसके अंदर, तो उसको डालने के पीछे पर्पस क्या है कि सिलिका जेल क्या करता है कि जो भी मॉइस्चर है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, उसको रिटेन कर लेता है। तो उसमें जो भी नमी वगैरह होगी उसको क्या कर लेगा, अपनी सरफेस के ऊपर रिटेन है वो कर लेता है। तो अगली बार जब भी आप वो देखो तो समझ जाना सिलिका जेल मतलब क्या है, एडजॉर्प्शन, मतलब सरफेस फिनोमिना, वो जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा, एड्सॉर्ब है वो कर लेगा। इसी वजह से वाटर बॉटल्स के अंदर जब भी वो मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए जाती है तो उसके अंदर एक सिलिका जेल का, और अगर आप उसको फाड़ के देखो उसमें छोटे छोटे से दाने हैं वो निकलते हैं। तो उनका मेन पर्पज यही है कि वो परफॉर्म करते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या करता है कि अपनी सरफेस के ऊपर आसपास जितना भी मॉइस्चर होगा उसको क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब है वो कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, मार्केट में से जब भी कोई चीज लेकर आओ जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वहां पर एडजॉर्प्शन। अब बहुत मेजर कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्क तो डी और बी का ही है। अगर डी की जगह बी लिख दिया, काफी बच्चों की तो आदत भी होती है डी को बी लिख देते, बी को डी लिख देते। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है वही आपका पूरा है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान इसमें रखना है। तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। अब एब्जॉर्प्शन क्या चीज है, ये भी आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने घर पे करके देख रखा है पर आपको पता नहीं है कि इस टर्म को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। स्पंज जनरली सबके घर पे मिल जाता है। स्पंज को जब भी आप पानी के अंदर डिप कर देते हो और फिर अगर आप उसको स्क्वीज करो तो उसमें से क्या है, बहुत सारा पानी है वो हर उसमें से थ्रू आउट उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो हो जाता है, और सब जगह से उसमें अगर उसको स्क्वीज करे तो पानी है वो निकलता है। तो वो जो प्रोसेस जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, वहां पर एब्जॉर्प्शन है वो कहेंगे। और वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चॉक का भी एग्जाम्पल है वो दिया था। तो चॉक के अंदर तो सिर्फ वहां पर मॉलिक्यूल्स कहाँ इकट्ठे हो रहे थे, सरफेस के ऊपर हो रहे थे, तो वो तो था एब्जॉर्प्शन का। और फिर मैंने आपको सिलिका जेल का दिया था, तो सिलिका जेल सिर्फ सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को रिटेन करता है, जबकि अगर कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 अगर आप वहां पर रख दो कहीं पर जहां पर मॉइस्चर है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो खुद ही मॉइस्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो पानी है वो पूरा बल्क तक क्या हो जाता है, उसमें थ्रू आउट पेनिट्रेट हो जाता है। अभी जैसे बारिश का मौसम है, एक और एग्जाम्पल है जो मेरे दिमाग में अभी आया। जनरली अभी आप घर पे देखना, जो नमक, जो सॉल्ट जो हम खाने में काम में लेते हैं वो बाकी जो समर के कंपैरिजन में अभी आपको कैसा दिखेगा, वो अभी थोड़ा सा मॉइस्ट है वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर तक उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब वो कर लेता है, क्योंकि मॉइस्चर है, अभी बारिश का मौसम है तो सब जगह मॉइस्चर तो है ही है। तो नमक भी क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स का अंदर तक वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से वो आपको देखने में हल्का सा क्या लगेगा, मॉइस्ट है वो लगेगा नमक। ये तो आप घर पे भी देख सकते हो। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का, जिसमें भी थ्रू आउट, वहां पर थ्रू आउट द मतलब बल्क है, वहां पर सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अगर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन है वो कहेंगे। अब जल्दी से हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर मेरा मोटिव यही है कि आपको तैयारी इसी हिसाब से करानी कि जो क्वेश्चन से एग्जाम में डायरेक्ट है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल वहां पर जो क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है।
तो जो पता होना चाहिए आप लोगों को एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट या पहला डिफरेंस आप क्या बताओगे? यहाँ पर पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? अबाउट डेफिनेशन हो जाएगा। तो डेफिनेशन में मैंने आपको एडजॉर्प्शन में क्या बताया? सरफेस फिनोमिना, और ये क्या हो जाएगा? बल्क फिनोमिना। इसमें तो क्या है कि जो सब्सटेंस है वो थ्रू आउट द बल्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जल्दी से हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इन दिस प्रोसेस, एडजॉर्प्शन की बात कर रही हूं मैं, इन दिस प्रोसेस substance retain or accumulate only at the surface of solid। इसमें क्या है? सिर्फ सॉलिड के सरफेस के ऊपर, और सरफेस को मैं इस तरीके से बॉक्स में बनाकर इसको हाईलाइट कर रही हूं। तो जब सरफेस के ऊपर अगर वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल रिटेन होगा तो उसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। अब अगर हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इन दिस प्रोसेस substances uniformly distributed through the bulk of solid, तो यहां पर एक तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया हमारा? डिफाइन हो गया। अब डिफाइन के बेसिस पे एक और पॉइंट निकल कर आता है जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं इट इज सरफेस फिनोमिना। सेकेंड पॉइंट हो गया मेरा इट इज सरफेस फिनोमिना, और ये क्या हो जाएगा यहां पर? इट इज बल्क फिनोमिना। ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट यहां पर। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपने बल्क और सरफेस के बारे में भी बता दिया। थर्ड पॉइंट के अंदर, इसके अंदर आप क्या ले सकते हो? यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर आप लोग बता सकते हो इसके अंदर कि भाई यहाँ पर प्रोसेस है वो क्या रहेगा? स्टार्टिंग के अंदर ये जो एडजॉर्प्शन है वो स्टार्टिंग में क्या होता है? फास्ट होता है, और फिर टाइम के साथ में धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो स्लो हो जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है, वो थ्रू आउट है, वो सेम प्रोसेस ही रहता है, सेम स्पीड से ही मेंटेन है वो रहता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट एट द बिगनिंग, but later on decreases। ये डिक्रीज का है वो सिंबल है, मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट एट बिगनिंग बट लेटर ऑन डिक्रीजेस। और यहां पर आप क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज मेंटेन्ड through the reaction या through the process। मतलब यहां पर क्या है कि स्टार्टिंग में आपको रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाई मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, फास्ट मिलेगा, या यहाँ पर ब्रैकेट में चाहे तो हाई भी लिख सकते हो आप, और लेटर ऑन क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन है पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा? मेंटेन है वो रहेगा। अब ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब मैं इनको 1-2 पॉइंट को ऊपर से रब कर रही हूं। अब इसके बाद में और क्या यहाँ पर डिफरेंस है वो हो सकता है? तो यहाँ पर आप बता सकते हो नेक्स्ट है वो एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या डिफरेंसेस है वो हो सकते हैं यहाँ पर। तो फोर्थ पॉइंट है वो हम ले लेते हैं अबाउट एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने एड्सॉर्प्शन का भी आपको एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो चौक का बताया आपको या सिलिका जेल का बताया। तो
तो आपको जो इजी लगता है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। और एक और एग्जाम्पल भी है जो जनरली आप मतलब आपने बहुत बार पढ़ा है, कैटालिस्ट के जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं, तो कैटालिस्ट यहाँ पर जो परफॉर्म करता है, जो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, वो भी कैसे करता है, थ्रू एडजॉर्प्शन ही करता है। वो वहाँ पर अपनी सरफेस के ऊपर है, वो रिएक्टेंट को एड्जॉर्ब करता है, हमेशा ध्यान रखना। और फिर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो वहाँ से वो हट जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये भी प्रोसेस क्या है, वो एडजॉर्प्शन से ही रिलेटेड है। तो जितनी भी जो कैटालिटिक रिएक्शन है, सिलिका जेल की रिएक्शन है, या एक्टिवेटेड चारकोल कहीं पर आ जाए, तो वो सारी रिएक्शंस हैं वो कहाँ से रिलेटेड होंगी, एडजॉर्प्शन से ही रिलेटेड होंगी। अब आपको जो इसमें से इजी लगता है, जैसे मैं यहाँ पर सिलिका जेल वाला बता रही हूँ, यहाँ पर आप बता सकते हो moisture is adsorbed at the surface of silica gel। यहाँ पर मॉइस्चर है वो सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर जाकर क्या होगा, एड्सॉर्ब होगा। जबकि यहाँ पर मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब्ड बाय कैल्शियम एनहाइड्रस, जरूर लिख देना, एनहाइड्रस का मतलब होगा कि जिसके अंदर खुद के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, उसको हमने काम में लिया है। जिसमें पहले से कोई मॉइस्चर नहीं है, उसको जब हम काम में लेंगे तो वो क्या करेगा कि आसपास सराउंडिंग में जितना भी मॉइस्चर है वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब वहां पर जो मॉइस्चर है थ्रू आउट द बल्क है वो डिस्ट्रीब्यूट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर डिस्कस किए। तो यहाँ पर कम से कम आपको, जैसे अगर क्वेश्चन है वो 1 मार्क का आता है, क्योंकि ज़्यादा मेजर क्वेश्चन इसमें से नहीं बन सकता, तो यहाँ पर 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो मैंने अपनी तरफ से 4 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, तो एटलीस्ट आप 3 तो आप याद रखिए कि एक तो यहाँ पर स्टार्टिंग का इसका जो डिफाइन है वो आप लर्न कर सकते हो, स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी यहाँ पर, या इसके जो एग्जाम्पल्स है जो तो मस्ट है वो आपको ध्यान में रखने ही है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, जो एडजॉर्प्शन है इसके एग्जाम्पल हमें ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, तो यहाँ पर सिलिका जेल का हो सकता है। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल है जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शन है उनको आप ले सकते हो। एक्टिवेटेड चारकोल है वो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, सपोज कोई कंटेनर है, कोई वेसल है, उसके अंदर वहां पर हमने एक्टिवेटेड चारकोल है वो रख दिया। अब वो क्या करेगा, अगर उस वेसल के अंदर गैसेस है तो हमने प्रेशर पहले नोट कर लिया। अब जब मैंने एक्टिवेटेड चारकोल रख लिया और फिर बाद में प्रेशर अगर मैं नोट करूंगी तो वहां पर डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हुआ, वो इस तरीके से हुआ कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है जितनी भी जो सराउंडिंग के अंदर उसकी जो गैसेस होंगी उनको अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। तो जहां पर गैसेस हैं वो अब फ्री नहीं रही, तो उनकी वजह से उनके जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, या एनिमल चारकोल हो गया, या वहां पर सिलिका जेल हो गया। तो ये सारे के सारे जो जितने भी जो सब्सटेंसेस हैं वो परफॉर्म करते हैं एडजॉर्प्शन की रिएक्शन। मैंने आप लोगों को एक फिनोमिना और बता दिया था, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पर एक प्रोसेस और ले लेते हैं जो कि है जॉर्प्शन। अभी हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, अब एक प्रोसेस है यहाँ पर जॉर्प्शन। अब ये क्या चीज आ गई यहाँ पर, ये प्रोसेस है जॉर्प्शन, SORPTION। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें कि ये क्या चीज है, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। अभी तक तो हमने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, अब ये क्या आ गया, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जुगाड़ लगाने के लिए, याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे याद रखना है। मैथ्स तो सब थोड़ा बहुत आप सब लोगों को आता ही है, और जो मैथ्स के बच्चे हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा एडजॉर्प्शन और इधर लिखा एब्जॉर्प्शन। अब इन दोनों में अगर हम देखें कि कॉमन क्या वर्ड आ रहा है, वो ये आ रहा है, तो इसको मैंने बाहर लिख लिया जॉर्प्शन। तो अब क्या बचा, AD प्लस AB, यही बचा।
तो AD का तो मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन और AB का मतलब क्या हो गया वहां पर एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। थोड़ा वो जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच बोथ प्रोसेस अकर्स एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा होता है कि बिल्कुल होता है ऐसा। जितने भी जो हम क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं मार्केट से जब हम लाते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सस्ते के चक्कर में हम कुछ ऐसे कपड़े भी खरीद लाते हैं तो जिनको एक बार में वॉश करते ही जो कलर है वो पूरा निकल जाता है। हुआ होगा आप लोगों के साथ में ऐसा कभी, क्या देखा होगा आपने ऐसा कभी। तो जिनमें भी कपड़ों में से धोते ही वो कलर है वो बाहर निकलता है, डाई है वो बाहर निकलती है, इसका मतलब समझ जाओ कि जो डाई के मॉलिक्यूल्स थे वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही जाकर क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। तो अगर उनको वॉश किया तो थोड़े टाइम में कलर निकला और बिल्कुल कलर है वो फेड हो गया। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से बिल्कुल कलर है वो नहीं निकलता, बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है वो होता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर जो डाई के मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ पूरे बल्क के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाते हैं तो वहां पर कलर है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो स्ट्रांग रहेगा, उसका कलर है वो कभी फेड नहीं होगा। तो उस प्रोसेस के अंदर वहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो समझ जाओ वहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वहां पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर, तो मैं इसको लिख के बता देती हूँ, द प्रोसेस इन विच both adsorption as well as absorption occurs is known as absorption। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रोसेस जो यहाँ पर क्या हो रहा है जिसमें एब्जॉर्प्शन दोनों ही हो रहा है। और जो मैंने ट्रिक बताई है इसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन क्या था। अभी एक और भी टर्म आएगी डिजॉर्प्शन। तो इस तरीके से आप उसको याद है वो अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा ट्रिक है कि आप कभी नहीं भूलोगे अब तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। मैंने आपको जो डाई है वो कपड़ों वाला वो आपको बताया कि उसके अंदर क्या है कि जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सरफेस पे भी रहते हैं, पहले सरफेस पे ही जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा, थ्रू आउट द बल्क है वो क्या करेंगे, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो होगा एब्जॉर्प्शन। तो डाई हमेशा कपड़ों पर इसी तरीके से होती है, पहले मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जाते हैं और फिर बाद में थ्रू आउट द बॉडी जाते हैं, तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब इसी तरीके से जो चारकोल का मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो वहां पर भी क्या है, जो गैसेस हैं तो वो स्टार्टिंग में तो क्या है सिर्फ सरफेस तक ही रहेंगी, फिर बहुत लंबे टाइम तक अगर उनको रखा जाए तो फिर हो सकता है कि भाई वो अंदर तक है वो पेनिट्रेट होना शुरू हो जाए। तो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे एब्जॉर्प्शन के। अब इनको अगर मेरे को डायग्राम के थ्रू अगर, क्योंकि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें इजीली है वो लर्न हो जाता है, तो अगर इनको हमें डायग्राम के थ्रू समझना है तो हम कैसे क्या डायग्राम बनाएं ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक है वो याद रहे। तो इनके छोटे से डायग्राम है, मैंने यहाँ पर 3 हैं, बल्क को शो करने के लिए मैंने इस तरीके से जो सॉलिड्स है वो बना लिए। तो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर। अभी जो मैं क्रॉस बना रही हूँ तो ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है वो जा रहे हैं और इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एड्सॉर्बेट, और जो ये सरफेस जिसकी सरफेस है उसको हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या कहलाया हमारा, एड्सॉर्प्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर सरफेस के ऊपर। अब मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द बल्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे वहां पर, एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट यहां पर अगर दोनों प्रोसेस हो जाए तो मतलब बल्क के अंदर भी होना चाहिए और सरफेस के ऊपर भी होना चाहिए। इसको बना लेना आप लोग ताकि बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना। तो यहां पर इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, इसको हम नाम देंगे एब्जॉर्प्शन।
तो देखा इस तरीके से आपने कितना इजीली हमने इसको बना लिया और लर्न भी हो गया हमको। सरफेस फिनोमिना एडजॉर्प्शन, बल्क फिनोमिना एब्जॉर्प्शन, दोनों आ गए तो एडजॉर्प्शन। तो इस तरीके से हम चुटकियों में है इसको याद कर सकते हैं यहाँ पर, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तीनों के एग्जाम्पल जरूर आप लोग याद रख लेना कि क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स होंगे। अब मैंने कहा था जैसे कि एक टर्म और बच रही है इसके अंदर, वो है डिसॉर्प्शन। इसको मैं हटा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर डिसॉर्प्शन। अब जैसा कि मैंने बहुत बार क्लास में भी बताती रहती हूँ, डी का मतलब होता है रिमूवल, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो प्रोसेस हुआ था जिसमें सरफेस पर आकर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे थे, बल्क में जा रहे थे, तो वो अगर वहाँ पर क्या हो जाए, सरफेस से हट जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन कहेंगे। और वी कैन से इट इज अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर जो मॉलिक्यूल्स आए हैं वो वापस वहाँ से रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे वहाँ पर डिसॉर्प्शन। तो वन वर्ड में अगर आपको याद रखना है तो अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन। और वी कैन से रिमूवल ऑफ substances from the surface is known as डिसॉर्प्शन। तो अगर वहाँ पर क्या है कि अगर हम जो भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अगर वो हट गए तो वो प्रोसेस कहलाएगा वहाँ पर डिसॉर्प्शन। अब क्या है कि इसके अंदर कैसे क्या हो सकता है, कब यहाँ पर डिसॉर्प्शन होगा, तो अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस के ऊपर जाकर इकट्ठे हुए, अब वहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वहाँ पर तो क्या होगा कि जो भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर इकट्ठे हुए तो वो वहाँ से डिसॉल्व होना है वो शुरू हो जाएंगे। तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे वहाँ पर डिसॉर्प्शन। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक जो टर्म्स आप लोगों ने जो भी देखा इसके अंदर, तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो एडजॉर्प्शन पढ़ा, फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ा, फिर जॉर्प्शन पढ़ा, फिर डिसॉर्प्शन पढ़ा। कुछ दो टर्म बेसिक टर्म भी हमने पढ़ी जो बार बार यूज आएंगी, वो थी एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। अब लास्ट जल्दी से इसको खत्म करने से पहले एक लास्ट टॉपिक और हम ले लेते हैं, वो है मैकेनिज्म, कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस है एडजॉर्प्शन का होता क्यों है, क्यों मतलब किस तरीके से ये काम करता है, तो वो और जल्दी से हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो लास्ट टॉपिक इसका हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। 11th क्लास के अंदर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सरफेस बनाया, कुछ आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा डायग्राम। याद आया कुछ? यहाँ पर ये आप लोगों ने जब सरफेस टेंशन पढ़ा था तब यहाँ पर ये डायग्राम आया था वहाँ पर। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिड में होते हैं या बीच में कहीं होते हैं बल्क के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो चारों तरफ से बैलेंस हो जाते हैं। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं तो उनके जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे कहाँ लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो इनके पास में कुछ रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं जो काम करते हैं यहाँ पर, वहाँ पर हेल्प करते हैं इन एडजॉर्प्शन। इन्हीं रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से ये क्या करते हैं कि अपने सरफेस के ऊपर अदर मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, वहां पर रिटेन है वो कर सकते हैं, एक्यूमुलेट है वो करवा सकते हैं। तो इन्हीं ये रेजिडुअल फोर्सेस है वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर एडजॉर्प्शन। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि भाई एडजॉर्प्शन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि भाई ये हो क्यों रहा है प्रोसेस, तो यहां पर ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस ऑन, प्रेजेंट ऑन लिख देते हैं, प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल्स that are situated on the surface। जो सरफेस पे हैं उनके पास रेजिडुअल फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड नहीं है, इसी वजह से वहां पर
यहाँ पर क्या होगा कि जो अदर मॉलिक्यूल्स है वो आकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिटेन है वो हो सकते हैं। ये तो लिक्विड की बात थी, अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम इस तरीके से बना देंगे। ये तो मैं लिक्विड की बात कर रही थी। सॉलिड के अंदर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये रेजिडुअल फोर्सेस इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटर में होगा वो चारों तरफ से बैलेंस्ड है, वो अट्रैक्शन फोर्सेस चारों तरफ से बैलेंस्ड है वो रहेंगे, जबकि सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो रेजिडुअल फोर्सेस होंगे वो अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से वो क्या करेंगे, दूसरी सरफेस को अपने ऊपर यहाँ पर एक्यूमुलेट है वो करवा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट जो बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है कि एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो वो आपसे पूछा गया है, तो आपको यही आंसर देना, यस इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पर क्या है कि हीट है वो इवॉल्व होती है, हीट है वो रिलीज होती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक है नेचर के अंदर, इसका मतलब वहां पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच इज नेगेटिव। एंथैल्पी जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच, मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जो एनर्जी है, जो हीट है वो क्या है, वो बाहर निकलेगी, बाहर रिलीज होगी। इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक है वो कहेंगे। अब हमको देखना है कि क्या ये रिएक्शन जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस हो रहा है, क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ये हमारा लास्ट है वो थर्ड टॉपिक हो जाएगा कि भाई यहाँ पर हमको बताना है कि एब्जॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए तो थर्ड पॉइंट मैं लिख रही हूं, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब जो गिब्स वाली जो रिएक्शन जो है, जो 11th में वैसे टीडी में आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर इसको ये चीज हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव कब आ सकती है कि जब यहाँ पर ये चीज तो चलो नेगेटिव है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी भी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। क्यों होगी बता देती हूँ आपको, कि अभी तक जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि ये सरफेस के ऊपर आकर इस तरीके से रिटेन हो गए, अब वो हिल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एंट्रोपी में थोड़ा सा वापस याद दिला देती हूँ, एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब उनको हमने स्टेबलाइज कर दिया, एक जगह बैठा दिया। भाई जैसे क्लास के अंदर कोई टीचर नहीं था, तब बच्चे क्या करते, इधर उधर मूव करते रहते, भागते रहते, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आया, वो अपनी अपनी जगह पर जाकर क्या हो जाते, बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब अब उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई वहां पर। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले इधर उधर भाग रहे थे, हमने एक्टिवेटेड चारकोल को लाकर बैठा दिया, तो फटाफट से मॉलिक्यूल्स उस चारकोल के ऊपर आकर बैठ गए। तो वहां पर क्या हो गया कि उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं कि एंट्रोपी कम हो गई, ये समझ में आ गया। जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, ये समझ में आ गया। तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर अगर ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब डेल्टा एच है वो जितना ज्यादा होगा नेगेटिव के अंदर, तो वहां पर क्या होगा कि जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, वो नेगेटिव ही आएगी। क्योंकि ये जो टर्म है माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। जैसे सपोज अगर ये 100 है माइनस का, और यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म है तो मेरे को मिल रहा है, जैसे ये मेरे को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस का, इसको मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व करने पर मेरे को 20 मिल रहा है। तो फाइनली मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस का 80 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज मेरे को क्या मिलनी चाहिए, कम जब भी होगी तो वहां पर आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। तो अगर मेरे को बताना है कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी कब नेगेटिव हो सकता है
कि जब डेल्टा एच की वैल्यू है वो हाईली नेगेटिव हो, पहला पॉइंट डेल्टा एच की वैल्यू हाईली नेगेटिव होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि जो टी डेल्टा एस है वो क्या होना चाहिए, वहां पर पॉजिटिव है वो होना चाहिए, तब आंसर हमको किस में मिलेगा, नेगेटिव के अंदर है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो टी डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस जो पॉजिटिव वैल्यू मेरे को जो मिलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी आंसर मेरे को नेगेटिव में है वो मिल पाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि -100 यहाँ पर जो भी मेरे को, जैसे ये -20 मिल रहा था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया फाइनली, तो प्लस का 20 हो गया, इसमें से माइनस किया तो आपको मिल गया माइनस का 80। तो ये टर्म जब भी बड़ी रहेगी तो यहाँ पर आंसर आपको किस में मिलेगा, नेगेटिव के अंदर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर रही बात क्या होगा कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर एडजॉर्प्शन की रिएक्शन है वो फास्ट होती है, तो वहां पर क्या होगा कि डेल्टा एच है वो ज्यादा होगा, फिर कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी वहां पर, मतलब जो ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट है वो बाहर नहीं मिलेगी। तो एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जिसके अंदर क्या होगा कि डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एस के बराबर है वो पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि जैसे ही डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एस के बराबर पहुंच जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो डेल्टा जी नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि अब वहां पर कोई भी फर्दर गैस है, वहां पर हम कह सकते हैं कि भाई वो एक चीज क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, जितना वहां पर अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उतना ही क्या हो जाएगा, वहां पर डिसॉर्प्शन होना भी स्टार्ट है वो हो जाएगा, दोनों रिएक्शन है वो क्या हो जाएंगी, बैलेंस्ड है वो हो जाएंगी। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसमें से जो क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, हाँ ना, कैसे एक्सप्लेन करना, तो वो इसी से रिलेटेड है कि डेल्टा एच क्या होगा, वहां पर नेगेटिव होगा, रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब वहां पर बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से, जैसे ये सरफेस है, यहाँ पर आकर कोई मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर किसी ना किसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बाउंड हो रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा कि कुछ सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हीट हमेशा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। फिर स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है ये, साथ ही साथ एंट्रोपी वहां पर डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, वहां पर कम होना चाहिए एज कंपेयर टू डेल्टा एच, तब जाकर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, वहां पर स्पॉन्टेनियस है वो हो जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू है वो कम होती रहेगी, उस कंडीशन के अंदर लेस नेगेटिव होता रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एच की वैल्यू टाइम के साथ में लेस नेगेटिव होगी, तो उस कंडीशन में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस लगभग इक्वल पहुंच जाएंगे, तो वहां पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हमारा आज का जो टॉपिक थे जो मैं समझाना चाह रही थी आपको, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, और साथ ही साथ एक ही जो क्वेश्चन बनता है एक्सोथर्मिक वाला, तो उसको जरूर आप लोग देख लेना मैकेनिज्म को अच्छे से। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।